हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं आरबीएससी के पाठ्यक्रम में संवाद सेतु का आज 5वां प्रकरण। विविध प्रकार के लेखन में हम देख रहे हैं रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डायरी लेखन की। डायरी लेखन क्या होता है, आइए जानते हैं डायरी किसे कहते हैं। डायरी लिखना सबसे आसान है, सबसे सरल गद्य की जो विधा है वो है डायरी, जिसे लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप विद्वान लेखक हों। आम व्यक्ति भी अपने जो साक्षर हैं वो अपने दिन भर की जो घटनाएं घटित हुई है, जो गतिविधियां हैं या उसके जो भी विचारों से वो गुजरते हैं, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन कहलाता है। यानी डायरी कोई भी लिख सकता है। आज दिन भर में हमें क्या अच्छा लगा, आज हमारे लिए खुशी के पल क्या रहे, या आज हमारे लिए सबसे दुखी करने वाला कौन सा मोमेंट, कौन सा क्षण रहा, तो उन सब चीज़ों को, अपनी अनुभूतियों को हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी को दैनंदिनी भी कहा जाता है। सामान्यतः डायरी किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का विवरण होती है। यह एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई विधा है। आत्मकथात्मक मतलब स्वयं के बारे में लिखना, अपने विषय में लिखना। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई विधा है। डायरी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन है। पिछली सदी में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली जो डायरी है वो एनी फ्रैंक की डायरी मानी जाती है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से जाना जाता है, जो 1942 से 1944 के बीच यहूदी जाति पर नाजी जाति द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का खुलासा करती है। इसमें क्या होता है कि जो एन फ्रैंक है उनके परिवार को अज्ञातवास, मतलब बिल्कुल गुप्तवास में जाकर रहना पड़ता है। गुप्त रूप से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल काले पानी की सजा भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि अज्ञातवास जो किसी को पता न हो, गुप्त रूप से वहाँ पर निवास करना, वहाँ पर एन फ्रैंक अकेली पड़ जाती है और वो जो घुटन भरी ज़िंदगी जीती है, उसकी जो घुटन है, उसकी जो पीड़ा है, अकेलेपन का जो उसका दर्द है, उसको वो अपनी डायरी में लिखती चलती है। और जब उसे कोई नहीं मिलता है तो एक प्यारी सी गुड़िया है जिसका नाम वो किट्टी रखती है और किट्टी को ही संबोधित करते हुए वो डायरी लिखती है। तो ध्यान देना, डायरी लेखन में एनी फ्रैंक की डायरी सबसे प्रसिद्ध डायरी रही है, सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है। अब डायरी लेखन की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है, देखिए। डायरी किसी नोटबुक या तिथि अंकित डायरी में लिखी जानी चाहिए जिस पर डेट डली हुई हो, और अगर नहीं डली हुई है तो फिर हम स्वयं उस डेट को लिखें, तारीख लिखें, क्योंकि डायरी हमारे जीवन का एक इतिहास बन जाती है। और वो यदि उसमें दिनांक वगैरह सब लिखी हुई है तो उसकी हमारी जो घटनाएं बाद में जब हम पढ़ते हैं तो वो सब ताज़ा हो जाती है। सामान्यतः ऐसी नोटबुक का प्रयोग करें जिसमें तिथि पूर्व में अंकित न हो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आपके पास लिखने को कुछ न हो, तो फिर केवल डेट लिखी हो लेकिन उसका लिखने का जो कॉलम है वो खाली छूटा हुआ होना चाहिए। डायरी आपकी स्वयं की निजी वस्तु है, यह मानकर लिखी जानी चाहिए कि इसके पाठक भी आप हैं और लेखक भी आप ही हैं। यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत विवरण होता है। उसमें हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो हम किसी को नहीं बताना चाहें, लेकिन केवल लिखकर उनको हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहें। डायरी में दिन भर की मुलाकातों, घटनाओं व ख्यालों को नोट करना चाहिए। डायरी लेखन के लिए परिष्कृत व मानक भाषा शैली का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप शुद्ध साहित्यिक भाषा में ही लिखें। जो मन में आए, जैसी भाषा में हम लिख सकें उसी भाषा में उसे उकेर देना चाहिए, अभिव्यक्त कर देना चाहिए। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक, क्योंकि वह हमारे द्वारा, स्वयं के द्वारा निजी अनुभूतियों पर लिखी जाती है। उसमें वास्तविकता होती है, प्रामाणिकता होती है। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है, यानी वो व्यक्ति के सापेक्ष, यानी स्वयं को ही उसमें रखा जाता है, स्वयं की ही उसमें तुलनाएं होती है। और व्यक्तिगत भी मैं इसे कह सकता हूँ। डायरी में डायरीकार अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है। वो वही तो लिखे, क्योंकि उसे औपचारिकताएं वहाँ होती है, दिखावा वहाँ होता है जहाँ हमें किसी के लिए लिखा गया हो। जब हम स्वयं के प्रति लिख रहे हैं, स्वयं के लिए लिख रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल ईमानदार होता है वहाँ पर। डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। समीक्षा मतलब उसमें कमियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, इन सब चीज़ों को देखना, ये समीक्षा कहलाता है। तो समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है।
अतीत मतलब होता है गुजरा हुआ समय, और उसने गुजरे हुए समय में क्या अनुभव प्राप्त किए उनकी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ता है। डायरीकार तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति करता है। तत्काल तुरंत उसको कौन से भावों प्रबल रूप लिया, उसके अंदर कौन से भाव पैदा हुए, वो भाव हर्ष के थे, शोक के थे, विषाद के थे, अवसाद के थे, निराशा के थे। तो जिस प्रकार के भाव प्रबल होंगे उसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त होंगे। तो डायरी का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। डायरियाँ कितने प्रकार की होती है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत डायरियाँ, वास्तविक डायरियाँ, काल्पनिक डायरियाँ और साहित्यिक डायरियाँ। आइए हम प्रत्येक अलग अलग प्रकार से डायरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकार आता है व्यक्तिगत डायरी। क्या होती है? इसमें व्यक्ति विशेष से महत्वपूर्ण संबंध होता है। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन के घटना प्रसंगों, निजी अनुभूतियों, विचारों या आवश्यक तथ्यों को लिखता रहता है। ये डायरियाँ गोपनीय होती है, ये किसी को पढ़ाने के लिए या सुनाने के लिए नहीं होती है, ये व्यक्तिगत डायरी कहलाती है। अब देखते हैं हम डायरी का दूसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वास्तविक डायरियाँ। ये क्या होती है? देखो, ये वास्तविकता के नज़दीक होती है। निजी अनुभूतियों के साथ साथ बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहाँ इसमें हमारी अनुभूतियाँ हैं ये बाहरी वातावरण से भी जुड़ी होती है। देखो, निजी अनुभूतियाँ क्या होती है? जैसे मान लो कोई प्रेम की अनुभूति है तो ये हमारी स्वयं की है। पर मान लीजिए कोई राजनीतिक हड़कंप हुआ है या देश में कुछ घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये हमें भी ठेस पहुंची है और बाहरी वातावरण से भी जुड़ी हुई है। तो इसको बिल्कुल वास्तव में हकीकत रूप में लिख देना, ये वास्तविक डायरियाँ कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए काल्पनिक डायरी क्या होती है। अब काल्पनिक जहाँ शब्द आ गया वहाँ वास्तविकता से लेना देना, वास्तविकता से के साथ साथ उसमें कल्पना भी जुड़ जाती है ना। जिस साहित्यिक डायरी में कल्पना को स्थान दिया जाता है उसे काल्पनिक डायरी कहते हैं, क्योंकि इसमें वास्तविकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश होता है। कल्पना से भी कुछ और ऐड कर दिया जाता है भाषा को सुंदर बनाने के लिए या अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए। तो साहित्यकार कल्पना में यथार्थ को जीने की अनुभूति करता है। यथार्थ मान लो जी, आपने जब हम बच्चन को पढ़ेंगे, हरिवंश राय बच्चन को, तो वो कहता है कि यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जैसा यथार्थ में जैसा संसार देखते हैं, वो जैसा देखना चाहते हैं यथार्थ में वैसा तो नहीं मिलता, तो वो सपनों का कल्पना से एक संसार की रचना करते हैं। तो जो यथार्थ रूप में प्राप्त न हो सके उसे कल्पना के माध्यम से जीने का प्रयास किया जाता है। तो यथार्थ को कल्पना के माध्यम से भोगना ही जो है काल्पनिक डायरी के अंतर्गत आता है। अब ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक डायरियाँ क्या होती है। साहित्य में सर्वप्रथम डायरी को शैली शब्द कहा गया है। शैली, डायरी मतलब शैली। शने शने यानी धीरे धीरे साहित्यिक विधा के रूप में इसका प्रवर्तन हुआ, धीरे धीरे एक विधा के रूप में विकसित हुई। यह विशेषतः पाठकों के लिए लिखी जाती है। देखो, व्यक्तिगत डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है, लेकिन साहित्यिक डायरियाँ पाठकों के लिए लिखी जाती है। इसमें शैली, ललित कल्पना, सुंदर कल्पना ना, जो पाठकों का मनोरंजन कर सके और उनको प्रभावित कर सके। मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्मव्याख्यान जैसी प्रवृत्तियों से संबंध रहता है। तो साहित्य की शैलियों का समावेश होना, साहित्यिक गुणों का समावेश होते ही वो डायरी क्या बन जाती है? साहित्यिक डायरी बन जाती है। ठीक है। तो साहित्यिक डायरी की भाषा भी अलग होती है, थोड़ी प्रभावी होती है, कल्पना का भी समावेश होता है, आत्मकथात्मक शैली भी होती है, उसमें कुछ तर्क भी होते हैं। मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ आवर माइंड या आवर साउल, तो हमारी आत्मा और हमारे मस्तिष्क का एनालिसिस करना, ये मनोविश्लेषण कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं डायरी लेखकों के नाम और उनके द्वारा लिखी गई डायरियाँ। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी डायरी का प्रश्न आएगा तो ये विवरण हमें देना ही पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ लेखक और उनके द्वारा लिखी गई साहित्यिक डायरियाँ। जैसे पहला नाम आप देख पा रहे होंगे गजानंद माधव मुक्तिबोध, और इनके द्वारा जो लिखी गई है एक साहित्यिक डायरी। एक डायरी का शीर्षक है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है प्रवासी की डायरी, और डॉक्टर रघुवंश ने लिखी है हरी घाटी की डायरी। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई है सुदूर दक्षिण पूर्व की यात्रा के लिए। अब ध्यान देना, इसमें यात्रा शब्द आ रहा है तो भ्रमित न हो जाए कि ये यात्रा वृतांत है, ये डायरी है। और सज्जन सिंह ने लिखी है लद्दाख यात्रा की डायरी। तो सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, सेठ गोविंदास की सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी की डायरी,
हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध एक साहित्यिक डायरी। मैंने पुनः इसलिए दोहराया है ताकि आप इसको याद रखें और विशेष तौर पर याद करें। और भी अगर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है तो फिर हमारी संवाद से तुम्हें और भी डायरी लेखकों के नाम दिए हुए हैं, इन्हें आप याद करें, लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।